का नाम दुर्नाम या अर्श का नाम अर्श इसीलिए रखा गया है क्योंकि आरी के जैसे काटने से पीड़ा होती है। गुदा का वर्ण कैसा होता है? गज तालु निभम। और गुदा की आकृति शंख आवर्त निभम। अब गुदबलियों की परिभाषा, सॉरी, परिणाम जो होते हैं, गुदबलियां क्या हैं? लेयर्स हैं, ये हमारे एनल पोर्शन की लेयर्स हैं। उनका परिणाम यानी उनका क्या मेजरमेंट है, उनका मेजरमेंट क्या है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। तो यहां पर देखिए, स्थूल आंत्र प्रतिवद्धम अर्ध पंचांगुल। इसका अर्थ क्या है? इस कोटेशन को विशेषकर ध्यान करके चलना। आप एकेडमिक में जब लिखते हैं तो आपको पहले कोटेशन पॉइंट आउट करनी होती है, फिर आप उसका डिटेल में वर्णन करते हैं। और पीजी के बेसिस पर यही कोटेशंस आपको एग्जाम में रख दी जाती हैं आधी अधूरी, और छोड़ दी जाती हैं कि भाई ये किसके लिए बोली गई है। और वहां पर हमें इसका बहुत डाउट होता है, और ये डाउट हमें एग्जाम में खत्म करने के कगार पर हो जाता है। तो स्थूलांत्र प्रतिवद्धम अर्ध पंचांगुला, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये अर्ध पंचांगुल, अर्ध पंचांगुल मतलब 4.5 अंगुल होती है। 4.5 अंगुल होती है। मतलब इसका मेजरमेंट यदि हम देखें, डायग्राम से बताता हूं। ये हमारा एनल पोर्शन है, और इसका अगर इसकी कहां से कहां तक फैला है, तो ये 4.5 अंगुल इसका ये पैरामीटर, इसकी जो सॉरी लेंथ है, ये 4.5 अंगुल प्रमाण में होती है। कितनी? 4.5 अंगुल प्रमाण में होती है। तो यही इसमें बोला है गया है, स्थूलांत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुला। अब इसमें कौन कौन सी लेयर होती है? तो 3 प्रकार की लेयर बताई है उन्होंने। नंबर 1 प्रवाहिणी, प्रवाहिणी नंबर 2 विसर्जनी, नंबर 3 संवरणी। ये तीनों 1.5 अंगुल की होती है, 1.5 अंगुल। अंगुल से आप समझते हैं, हमारी अंगुलियों को बोलते हैं कैसे? एक अंगुली, दूसरी अंगुली और तीसरी अंगुली। तो इन तीनों को, ये चारों को आप मिला लेंगे तो 4 अंगुल हो गया। इस प्रकार से रख के हम नापते हैं तो उसे अंगुल बोलते हैं। ऐसे में नापा जाता है, इस पोर्शन में नापा जाता है, ना कि ऐसे में आप नापोगे, है ना। तो ऐसे 4 अंगुलियों को रख करके, इस तरीके 4 अंगुलियों को रख करके आप नापेंगे, तो 4 अंगुल वो कहलाता है। तो कितना बोला उन्होंने? 4.5 अंगुल। तो जितनी भी गुदबलियां हैं, प्रवाहिणी, विसर्जनी एवं जिसको हम पीवीएस बोलते हैं, प्रवाहिणी, विसर्जनी एवं संवरणी, 1.5 अंगुल की प्रत्येक होती है। 1.5 1.5 अंगुल की प्रत्येक होती है। उसके बाद इनकी लेयर चेंज होती है, प्रवाहिणी के बाद विसर्जनी, विसर्जनी के बाद संवरणी आती है। ये अंदर से बाहर तक का स्थिति है, अंदर से बाहर की, मतलब सॉरी, बाहर से अंदर की स्थिति है। मतलब यदि आप किसी पेशेंट को लिटाएंगे लिथोटमी पोजीशन में, जैसे ये पेशेंट है, ये पेशेंट का पैर है ऊपर, लिथोटमी पोजीशन में आपने उसको लिटाया हुआ है। ये पेशेंट लेटा हुआ लिथोटमी पोजीशन में, और आप यहां से एग्जामिनेशन करते हुए अगर उसकी एनल ओपनिंग का एग्जामिनेशन करेंगे, यहां आप खड़े होकर के, तो यहां बाहर से अंदर की ओर हमें जो संवरणी, हमें जो गुदबलियां मिलती हैं, यानी फोल्ड्स मिलते हैं, एनल फोल्ड्स मिलते हैं, एनल मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, वो इस क्रम में होती हैं। सबसे पहले प्रवाहिणी आपको मिलेगी, फिर थोड़ा सा और अंदर आप देखेंगे तो विसर्जनी मिलेगी, और फिर और देखेंगे तो संवरणी मिलेगी। तो पीवीएस 1.5 अंगुल के अनुपात में ये होती हैं, 1.5 अंगुल के अनुपात में ये सभी होती हैं।
और फिर गुदओष्ठ जो होता है ना, गुदओष्ठ मतलब एनल पोर्शन, बाहर का, जस्ट बाहर का। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वो 1 अंगुल ऊपर की ओर स्थित होता है। तो लगभग इस प्रकार 4.5 अंगुल की स्थिति तय हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखते हैं वो है अर्श के भेद। अर्श के भेद, चरक ने कितने माने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चरक ने 2, भागवत ने 2, सुश्रुत ने 6 और चरक ने एक और जगह जाकर के 8 मान लिए हैं। अब आपको दिख रहा हो, मैं पॉइंट आउट करके आपको बताता हूं। चरक ने 2, शुष्क और आर्द्र। शुष्क में क्या बोला उन्होंने, वात एवं कफ। आर्द्र में क्या बोला, रक्त एवं पित्त। मतलब यहां वो बोल रहे हैं, सीधा सीधा इन्होंने अर्थ बोला है, एक ब्लीडिंग पाइल्स से, ब्लीडिंग पाइल्स। दूसरा बोला उन्होंने नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। पहला बोला है ब्लीडिंग पाइल्स, दूसरा बोला है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। यानी जो आर्द्र है ना, आर्द्र से अर्थ उनका ये नहीं है कि चिपचिपाया चिकनाया किस प्रकार का। आर्द्र का अर्थ है कि वहां से रक्त स्राव आ रहा है, और शुष्क का अर्थ है कि वहां से रक्त स्राव नहीं आ रहा है। मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हमारे आचार्य चरक ने 2 प्रकार का बोल दिया। अब भागवत जी ने उत्पत्ति के आधार पर बोला। देखिए उत्पत्ति के आधार पर भागवत जी बोल रहे हैं सहज यानी कंजनाइटल, जो बच्चों में देखने को मिलता है ज्यादातर कंजनाइटल। दूसरा बोलते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड बोल रहे हैं वो कि उत्तर कालज यानी बाद में कुछ निदानों का सेवन करते हुए आपको हो जाता है। फिर सुश्रुत जी बोल रहे हैं दोषों के आधार पर सुश्रुत जी पहुंच गए, वात पित्त कफ रक्त, 4 दोषों का उन्होंने ऐसे वर्णन कर दिया। फिर बोल दिया उन्होंने सन्निपात, जो फिर बोल दिया उन्होंने सहज। सहज मीन्स जन्मजात आया हुआ है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ऐसे हमारे फिर चरक ने फिर से उनको वही थोड़ी बहुत अकल आई, उन्होंने कहा नहीं यार, मैं मोटा मोटा तो बोल दिया लेकिन अभी इसका डिटेल कैसे करूंगा। हर चीज का एक रीजन होता है, वो रीजन तो मुझे शो करना पड़ेगा। तो उन्होंने भाई अब उसकी डिटेल स्टडी करना शुरू की। अब वो बैठे कि शुष्क और आर्द्र में भी क्या डिटेल में हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि इनमें भी दोषों की प्रधानता जा रही है। तो ये 3 तो दोष हो गए, बात पित्त कफ, 3 इस प्रकार से हो गए। 3 द्वंद्वज हो गए, 2-2 के अनुपात में, बात कफ, बात पित्त, पित्त कफ, इस प्रकार से 3 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल, 6। और एक हो गया तीनों के मिलने से, तीनों को कंबाइंड कर दिया, बात पित्त कफ को, तीनों को कंबाइंड कर दिया तो सन्निपातज। और फिर एक बोल दिया उन्होंने सहज यानी जन्मजात आपको हो सकता है। तो विशेषकर सभी ने जन्मजात तो माना ही माना है। अब इसके दूष्य क्या होते हैं, जब ये दोष दूषित हो जाते हैं, दोष दूषित होते हैं तो धातुओं को दूषित करते हैं। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं जिन्हें दोष दूषित कर रहे हैं, मीन्स व्हाट इज द दूष्य ऑफ अर्श रोगा। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे चरक ने और 2 प्रकार के हमारे शशु जी ने बोले हैं, जिसमें तुम तो कॉमन है, तुम फॉर TM त्वचा और मांस, और जो मेद है वो अनकॉमन है। तो इसको हमने ऐसे याद किया था जब हम पढ़ते थे कि तुम मोटे हो, तो मोटे से मेद यानी फैट, तो यहाँ मेद और यहाँ मांस, और T फॉर त्वक। तो चरक जी थे, और सुश्रुत का जो बंदा है वो मोटा नहीं है। तो क्या, त्वचा और मांस। तो इसको, इनके नंबर्स को स्पेशली याद रखना है, और इनके दूषियों के नाम भी आपको याद रखने हैं, याद रखने इनके नाम भी। अर्श के पूर्व रूप हम देखते हैं, विष्ठम्भु अन्नस्य दौर्बल्य कुक्षेराटोपेवचा,
तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, चरक चिकित्सा स्थान 14/21 में कहना चाह रहे हैं हमारे कि विस्थंभ हो जाएगा। विस्थंभ मतलब एब्डोमिनल डलनेस, पेट में भारीपन सा, कॉन्स्टिपेशन टाइप का, दौर्बल्य, दुर्बलता आ जाएगी। कुक्षी, कुक्षेर आटोप को आप अगर तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे लगभग, कुक्षी, इसको अलग अलग करके देखें, आटोप, कुक्षी में आटोप, गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देना, पेट में गड़गड़ की आवाज जो सुनाई देती है ना, और पेट फूलने लगता है, उस कंडीशन को कुक्षेर आटोप बोलते हैं। तो कुक्षी यानी पेट, और आटोप मीन्स वहां पर एब्डोमेन में गैस फॉर्मेशन होकर के पेट का फूल जाना है, एक तरीके से कुपच टाइप की कंडीशन बनने लगती है। ऐसे पेशेंट को जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो पाइल्स की कंडीशन बहुत बदतर हो जाती है। मेरे पास पेशेंट, इन 2-4 ऐसे पेशेंट हैं जिनके क्लियर कट A to Z ये जो लाइन लिखी है, बिल्कुल सेम आप देख कर उनसे बात करके आप अगर पाओगे तो सेम यही कंडीशन है। जब उनका पेट फूला, उन्होंने कुछ बेसन या कुछ ऐसी चीजें खाई छोले वगैरह की, उनका पेट फूला, तो उनको बहुत बेकार कंडीशन हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा, उनकी शॉप वगैरह है, मोबाइल शॉप है, किसी की कुछ है, तो उनका बैठने का, सिटिंग का काम बहुत रहता है, फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या कहना है आपको परहेज में, कि ऐसा भोजन ना करें जिनकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो। कोशिश करें साप्ताहिक एक ब्रेचन लें आप। ब्रेचन किससे करवाएंगे आप उनका, एरंड तेल से करवाएं तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि एरंड तेल के डबल काम होते हैं, मैं बताऊं, वात शामक तो है ही है, दूसरा आम पाचक है, आम पाचक है, तो एक पंथ दो काज कर देगा। अगर कफ दोष की वजह से दिक्कत आ रही होगी तो उसको भी क्लियर कर देगा, और यदि वात दोष की वजह से आ रही होगी तो उसको भी क्लियर कर देगा। इसको बोलते हैं, जब हमें क्लियर कट डायग्नोसिस ना हो तो ऐसे ड्रग्स का हमें चयन करना चाहिए, ऐसे ड्रग्स का हमें चयन करना चाहिए जो हमारे डाउट का बचाव कर ले। यहां आप एक और चीज का प्रयोग कर सकते हैं, एरंड भ्रष्ट हरितकी, एरंड भ्रष्ट हरितकी। हरितकी का भी कार्य क्या है, अगर हरितकी को आप देखें तो हरितकी विरेचक नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, वैसे तो उसमें लिख दिया गया है विरेचक है, लेकिन हरितकी क्या करती है, हरितकी पहले भोजन को पचाती है, फिर बाहर निकालती है, भोजन को पचाती है फिर बाहर निकालती है। बाकी अन्य जो विरेचक द्रव्य है वो भोजन को पचाते नहीं है, या तो तोड़ते हैं फिर बाहर निकालते हैं मल को, या फिर डायरेक्ट मल और अन्न दोनों को ही बाहर निकाल के फेंक देते, उनका पचाने का कोई काम नहीं है। तो एरंड को हरितकी में मिला करके उसका वर्जन कर लिया और बन गई एरंड भ्रष्ट हरितकी। बहुत सिंपल है बनाना, आप आसानी से घर बना सकते हैं। हरितकी के पाउडर को भूंज ली, सॉरी, हरितकी को भूंज लीजिए, किसमें, अंडी के तेल में, एरंड भ्रष्ट, और उसको पाउडर करके रख लीजिए। इससे क्या होता है कि इस प्रकार के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूर्व रूप बताया है, ग्रहणी दोषा। इसको हमने ऐसे याद किया था, आपको तक दिख ही रही होगी, गपाऊ, गा फॉर ग्रहणी, पी फॉर पांडु, और ऊ फॉर उदर रोग। ये 3 रोग इसके पूर्व रूप है, ये 3 रोग रोग इसके पूर्व रूप है। और ऐसे ही 3 रोग और हैं, इनको भी यहीं देख लेते हैं। अग्रा, अग्रा करके मैंने उसको याद किया था और आपको ही बता रहा हूं ट्रिक से। आप और अर्श, ग्रहणी, और अतिसार, अतिसार, ये 3 रोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के निदानार्थक है। अर्श होगा तो ग्रहणी हो सकती है, ग्रहणी होगी तो अर्श हो सकता है, अर्श होगा तो अतिसार हो सकता है, अतिसार है तो अर्श हो सकता है, ग्रहणी है तो अतिसार हो सकता है, अतिसार है तो ग्रहणी हो सकती है। जो चेंजेबल डिसीज हैं एक दूसरे में, इसलिए इनको निदानार्थक रोग बोलते हैं। तो इनको बिल्कुल मत डाउट में रहिएगा। निदानार्थक रोगों की श्रेणी अगर आपसे पूछी जाती है
तो आप इसको बताएंगे, और यदि आपसे अर्स के पूर्व रूप पूछे जाते हैं तो आप इसको बताएंगे। डाउट क्लियर है? बिल्कुल कंफ्यूजन में मत जाइएगा एग्जाम में, है ना। डाउट को क्लियर करें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। अब सुश्रुत जी बोलते हैं नेक्स्ट कि सुश्रुत अनुसार गृहिणी पांडु और शोष रोग से पीड़ित व्यक्ति यदि है तो उसमें कांस श्वास भी मिलेगा। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, गृहिणी पांडु शोष रोग से पीड़ित होने की आशंका होगी इसमें, और साथ में कांस श्वास भी मिलेगा। क्यों होता है? क्योंकि देखो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि गृहिणी अतिसार में, सॉरी अर्स में चेंजेबल है, निदानार्थक है, पांडु भी है। अब यहां पर आपको देखना है, देखिए चरक बोल रहे थे गपाऊ उपद्रव में, और सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, गपाश। वो उदर रोग की जगह पे शोष रोग बोल रहे हैं, शोष रोग बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि चरक वो पूछ लेंगे कि सुश्रुत के अनुसार अर्स के पूर्व रूप हैं या गृहिणी पांडु उदर किस आचार्य के अनुसार अर्स के पूर्व रूप हैं, या वो पूछ लेंगे अर्स के पूर्व रूप हैं गृहिणी पांडु शोष, गृहिणी पांडु उदर, गृहिणी पांडु और अन्य डिजीज। अब आप सोचेंगे सॉरी उदर तो वो देंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, वो उधर की जगह कोई और रोग दे देंगे। आप कहोगे कि यार गृहिणी पांडु तो हमें क्लियर है, गृहिणी पांडु तो होता है, बट ये लास्ट का पॉइंट डाउटेबल है, एक पॉइंट हम भूल रहे हैं। अब आप सोर्स वाले और अन्य में आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत लगा जाओगे। तो ये बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है, इस पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है।